हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आपको साउंड क्लियर सुनाई दे रहा होगा, साथ ही साथ आपको बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे रही होगी। आज की जो बच्चों हमारी क्लास है, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 5वें चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जी बच्चों, अच्छा ज़्यादा ऊपर लिख दिए। चलिए बच्चों, हम आज चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान के 5वें चैप्टर पर, और इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय। क्लियर है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बच्चों? हाँ, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है। तो वैसे दिख तो रहा है, नियंत्रण एवं क्या होगा? समन्वय होगा। क्लियर है चीजें? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर दो चीजें आती है, पहला नियंत्रण बच्चों और दूसरा हमारा आता है समन्वय। पहला नियंत्रण और दूसरा क्या आता है? समन्वय। सबसे पहले हम नियंत्रण से क्या समझते हैं? नियंत्रण का अर्थ यहाँ क्या होता है ये बताइए। नियंत्रण का मतलब, इसको हम अंग्रेजी में वैसे कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रण को बच्चों हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज पर नियंत्रण होना चाहिए, और किस क्षण में नियंत्रण होना चाहिए, कैसे हमारे शरीर के ऊपर हम अपना, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के ऊपर में हम कैसे नियंत्रण बना करके रखते हैं। ठीक है, कब क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कैसे चलना है, कब रुकना है, इन तमाम चीजों का जो तालमेल बैठता है, उसी को हम तालमेल को कहते हैं समन्वय। ठीक है, यानी नियंत्रण तो आवश्यक है ही, लेकिन नियंत्रण के साथ साथ उस नियंत्रण में तालमेल भी क्या है? स्थापित रहना आवश्यक है। यानी नियंत्रण के साथ साथ समन्वय भी क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ आप समझे। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ यह हुआ कि हमारे शरीर या शरीर के अन्य अंगों की ही बात करें, शरीर के बाहरी चीजों की ही बात करें, उसमें कब रुकना है, कब चलना है, इन तमाम चीजों का जो तालमेल बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। यानी इसमें हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कि कैसे हमारा, हम अगर साइकिल लेकर के चलते हैं ना जब, तो हमारा पैर पैडल लगाते रहता है। हमारा पैर क्या करता है बच्चों? पैडल लगाते रहता है। और अचानक से सामने अगर कोई बकरी आ गया, तो पैर क्या होता है? अचानक से पैडल लगाना तो बंद करता ही है, लेकिन उसके साथ आप देखते हैं कि तालमेल कितना है। सबसे पहले बकरी आया, बकरी को देखा कौन? आंख। आंख ने बकरी को देखा, मैसेज पहुंचा दिमाग के पास, दिमाग बोला कि अभी ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगा। ऐसा तो नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और साइकिल में पैडल लगा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही ठीक है, आपके पैर क्या करते हैं? थम जाते हैं। मतलब आप पैडल मारना क्या करते हैं बच्चों? बंद कर देते हैं। क्लियर है चीजें? अचानक से आप पैडल मारना बंद करते हैं। ये है तालमेल। तो शरीर में जो ये तालमेल कैसे बनता है, कैसे शरीर में ये तालमेल होता है, ठीक है, इन तमाम चीजों पर हम इसमें क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? चर्चा करने वाले हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक? आइए, अब अगर हम नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, तो नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे मेन पॉइंट एक आता है उद्दीपन। सबसे मुख्य पॉइंट बच्चों क्या आता है? उद्दीपन। अगर आपसे कोई पूछे कि उद्दीपन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा, देखिए, बाह्य वातावरण या बाह्य चीज, बाहरी चीजों के कारण जो हमारे अंदर में परिवर्तन आता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे हम घर से निकले, शांतिपूर्वक सड़क पर जा रहे थे, अचानक से देखते हैं बगल में कहीं समोसा छना रहा है। अब दृष्टि उधर गई, या नाक में सुगंध आया, आंख कहता है देखेंगे, ठीक है, अब दिमाग कहता है एक खा लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी चीजों को देखकर जो हमारा जी ललचाया, यही है बाह्य उद्दीपन। इसी को हम उद्दीपन या बाह्य उद्दीपन भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो उद्दीपन है ना, ये उद्दीपन केवल मनुष्यों में ही नहीं होता है। ये उद्दीपन होता है पेड़ पौधों में भी, पादपों में भी। पादप में जो उद्दीपन होता है, तो पादप में कैसे? जैसे हमारे में अंदर में उद्दीपन क्या हुआ कि देखिए बगल में समोसा छन रहा है, बस अब पैर कंट्रोल में ही नहीं है, धीरे 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 उस समोसे के पास हम क्या किए? चल दिए। तो धीरे धीरे जो हम इस समोसे के पास जा रहे हैं ना, ये जो उद्दीपन हो रहा है ना, मतलब बाहरी परिवर्तन के कारण, हमारे अंदर बाहरी चीजों के कारण जो हमारे अंदर में परिवर्तन आया है या हमें वृद्धि हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। और पादपों में जो उद्दीपन होता है, पादप पे कैसे उद्दीपन होगा? पेड़ पौधा है, जिधर से जो चीजें मिली उधर चला गया। ठीक है, उसमें वो गति करना, उस दिशा में वो गति करना शुरू कर देता है, इसलिए
पौधों में, पादपों में जो उद्दीपन होता है बच्चों, उस उद्दीपन को हम लोग अनुवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति। और यह अनुवर्ती गति मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो गति होता है बच्चों अनुवर्ती ना, वो होता है प्रकाशानुवर्ती गति, या प्रकाशानुवर्तन भी इसे कह सकते हैं। इस अनुवर्तन को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, या प्रकाशानुवर्ती गति। क्लियर है? प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है गति तो होगा, लेकिन किस दिशा में होगा? प्रकाश की दिशा में। गति होगा भी तो किस दिशा में होगा बच्चों? अब कहेगा सर जी प्रकाश के दिशा में होगा। जैसे मान करके चलिए हमारे पास ना, हम एक बक्सा लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा, और इस बक्से में एक पौधे को लगाते हैं। हम एक बड़ा सा क्या करते हैं बच्चों? एक बक्सा ले लेते हैं, और इस बक्से में हम एक छोटा सा क्या करते हैं? गमला में एक पौधा को लगा देते हैं। जैसे यही हमारा गमला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना हम इस गमले में एक पौधे को क्या करते हैं? लगा देते हैं। देखिए हमने इस गमले में एक पौधे को क्या कर दिया? लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीजें? अब क्या होता है? धीरे 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 यहाँ तक इस बक्से को बंद कर दिए, और एक छोटा सा बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोना में एक छिद्र कर देते हैं, और इस छिद्र से होकर के इस गमले में क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। इस छिद्र से होकर के इस गमले में क्या मिलेगा इसको? सूर्य का प्रकाश, यानी सनलाइट जो है ना, इसी छिद्र से होकर के अंदर क्या करेगा? अब प्रवेश करेगा। इसी से होकर के सनलाइट अंदर की ओर क्या करने जा रहा है बच्चों? तो प्रवेश करने जा रहा है। चीजें क्लियर है कि कोई दिक्कत? अब सूर्य का रोशनी जब अंदर आएगा ना, तो प्रकाश जिस दिशा से आती है उसी प्रकाश के दिशा में ये पौधा धीरे 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 क्या करेगा? गति करना शुरू कर देगा। थोड़ी दिन, 1-2 दिन के बाद जब आप आइएगा ना, तो आप देखिएगा ये पौधे का जो ये फ्लावर है ना, ये यहाँ से बढ़ करके, यहाँ से बढ़ करके, ठीक है, यहाँ पर आ गया रहेगा। और किस दिशा में वृद्धि करेगा बच्चों? इसी दिशा में, जिस दिशा में पेड़ पर, जिधर से पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, उसी दिशा में क्या करता है? वृद्धि करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाशानुवर्तन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरा जो हमारा आता है बच्चों, वो है गुरुत्वानुवर्तन। दूसरा क्या है बच्चों? गुरुत्वानुवर्तन। देखिए प्रकाशानुवर्तन के बाद हम बात करें अगर गुरुत्वानुवर्तन की, कि आखिर गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों गुरुत्वानुवर्तन कह रहा है, गुरुत्वानुवर्तन, यह है हमारा गुरुत्वानुवर्तन, यानी दूसरा वाला, ठीक है। इसमें होता क्या है? मानकर चलते हैं कि मेरे पास एक गमले में एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, ऐसा कुछ एक गमला है, जिस गमले में छोटा सा क्या है? एक हमारे पास पौधा है, ये इसका जड़ वगैरह है, ठीक है, ये जड़ है, इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ठीक। अब हम इस गमले को नीचे की ओर क्या करते हैं बच्चों? डाउन, यानी कि गिरा देते हैं। इस गमले को हम नीचे की ओर क्या करते हैं? गिरा देते हैं, यानी गिरा हुआ गमला ऐसा, ठीक है। तो आप पाएंगे क्या पता है? ये तो जड़ ऐसे है, ठीक है, आप देखिएगा कि पौधे का जो जड़ है ना, जड़ वाला भाग, ठीक है, ये पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़, इस सारे के सारे इस जड़ का भाग किधर चला आएगा? नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन गति। इसी गति को क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वानुवर्तन गति। क्लियर है कि कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है बच्चों रासायनिक अनुवर्तन। तीसरा क्या आता है? क्लियर है? जब इसमें से आप गमला निकालिएगा ना, जब इस गमले से आप पौधे को बाहर निकालिएगा बच्चों, तो आप लगभग पाएंगे कि ऐसा कुछ इस प्रकार का पौधा रहेगा। फूल तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बस ये डंटी आप देखिएगा धीरे 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 कहाँ चला आएगा? जमीन की ओर, क्योंकि ये धरा रहेगा, कहाँ पर रखा रहेगा? कहाँ पर? धरातल पर ही, पृथ्वी पर ही है ना गमला। क्लियर है चीजें? तो अगला बच्चों जो हमारा आता है वो है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन की बात करें तो ये परागकण या परागकोश या रासायनिक उद्दीपनों के कारण जो पौधों में गति होती है ना, उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अनुवर्तन। तीसरा आता है हमारा जलानुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन को समझाना नहीं था ज्यादा, इसे नहीं बोर्ड पर समझाए हैं। तीसरा बच्चों आता है हमारा जलानुवर्तन। तीसरा क्या है? जलानुवर्तन। क्लियर है चीजें? जलानुवर्तन की अगर हम बात करें बच्चों, नाम से ही पता चलता है जल के साथ जो अनुवर्तन होता है, या जल के कारण जो अनुवर्तन होता है, जो परिवर्तन आता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसी को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। उसी को क्या कहा जाता है? जलानुवर्तन। चीजें क्लियर है? देखिए जल में अनुवर्तन कैसे होता है, कह रहा है, मानकर चलते हैं यहाँ पर एक पेड़ है, क्या है?
यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मान करके हम चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, हमारे पास पौधा है। यह हमारा क्या है तो बच्चों एक छोटा सा पौधा है। यहाँ पर इस पौधे का जड़ है, सूंड वगैरह, नीचे का भाग जड़ जो है, मूलड़ोम वगैरह यहाँ पर है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं एक नदी बह रही है, यहाँ से क्या कहती है बच्चों, नदी बह रही है, एकदम नजदीक से ही, ठीक है। तो अब पाएंगे कि धीरे 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 इसमें क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, जड़ जो, हाँ तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर पौधों में धीरे 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 आप देखिएगा कि इस पौधे का जो डंटी रहता है ना, जड़ वाला भाग, धीरे 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 तालाब की ओर क्या करता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है सूंड सब, ठीक है। जड़ वाला भाग बढ़ने, इसी को कहा जाता है जलानुवर्तन, यानी कि जल की ओर गति करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। क्लियर है कि जल देखें उधर चल दिए, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं कि पौधों में जो उद्दीपन होता है बच्चों, ये आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के 4 उद्दीपन होते हैं। पहला आपको हमने क्या कहा है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, इसको गुरुत्वानुवर्तन गति या गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। दूसरा जलानुवर्तन, तीसरा रासायनिक अनुवर्तन, और चौथा प्रकाशानुवर्तन। क्लियर है। अब बच्चों हम अगर बात करें पौधों में रासायनिक समन्वय की ना, तो रासायनिक समन्वय का मतलब होता है कि अंदर के चीजों में, ठीक है, तालमेल बैठना। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल जो होते हैं ना, रासायनिक पदार्थ, उन चीजों में तालमेल बैठना, ठीक है। तो उनका समन्वय कैसे होता है, तो उनका समन्वय बच्चों पादप हार्मोनों के द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय पौधों में हार्मोनों के द्वारा होता है, और जिस हार्मोन के द्वारा पौधों में रासायनिक समन्वय होता है उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एक मिनट बच्चों, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उस हार्मोन को कहा जाता है पादप हार्मोन। उसे क्या कहा जाता है, पादप हार्मोन कहा जाता है। क्लियर है। अगर ये हम बात करें बच्चों इस पादप हार्मोन की ना, तो अलग अलग तरह के ये पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है। कुछ पादप हार्मोन की अगर हम बात करें, जैसे पहला को हम लोग ऑक्जिन कहते हैं, पहला को क्या कहते हैं, ऑक्जिन कहते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा है बच्चों ये है ऑक्जिन। बच्चों अगर दूसरा की बात करें तो ये होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इसको कहते हैं। चीजें क्लियर है। पहला ऑक्जिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अगला है तीसरा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला जो हमारा होता है वो है जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। पांचवा जो है बच्चों है एथिलीन, पांचवा हमारा क्या है, एथिलीन, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं, एथिलीन, ये जो अलग अलग तरह के बच्चों क्या होते हैं, हार्मोन पादपों में पाए जाते हैं। इन्हीं पादप हार्मोन के द्वारा पौधों में रासायनिक समन्वय, रासायनिक तालमेल बैठता है। क्लियर है। इनके अलग अलग कार्य हैं, कोई वृद्धि में सहायक है पौधों के, कोई पौधों को मोटा मजबूत रखने में सहायक है, कोई फल प्रदान करने में सहायक है। तो अलग अलग, ठीक है, हार्मोन्स का अलग अलग कार्य होता है। क्लियर है। चलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में एक पूछेगा कि बताओ फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं। ये जो लास्ट वाला लिखे है ना बच्चों एथिलीन, इसी को हम लोग कहते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। इसी को क्या कहा जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन। कोई दिक्कत, क्लियर है चीजें यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं जंतुओं में। अगर हम बात करें बच्चों जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की, कि आखिर जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, जंतुओं में, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों जंतुओं में, अब जंतु में दो चीजें आता है, एक मनुष्य और एक जानवर, ठीक है। इन लोगों में ना, इन चीजों में अगर देखा जाए तो नियंत्रण और समन्वय की जो बच्चों क्रिया होती है वो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक। और जिन अंगों के द्वारा होता है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, जो आवेगों का आदान प्रदान करता है। आवेग का मतलब क्या होता है, आवेग का मतलब होता है बच्चों संदेश। आवेग का मतलब क्या होता है, संदेश होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तंत्रिका तंत्र, क्लियर है। इसी को हम लोग,
और हाँ, तंत्रिका तंत्रण या तंत्रिका उत्तक, आप जानते हैं उत्तक है तो ये बना है छोटे छोटे तंत्रिका कोशिका से मिलकर के। बना किस चीज से? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और इसी तंत्रिका कोशिका को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक चीजें या कोई दिक्कत? इसी तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। हाँ तो बच्चों हम बात अगर करें तंत्रिका कोशिका की या तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, जिसको न्यूरॉन भी, तंत्रिका कोशिका को बच्चों क्या कहा जाता है? न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्लियर है? तंत्रिका कोशिका को बच्चों हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। क्लियर है चीजें? अब देखिए अगर हम न्यूरॉन के चित्र की बात करें कि न्यूरॉन का चित्र कैसा होता है, ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम कैसा होता है, तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? लगभग कुछ इस तरह का न्यूरॉन होता है और इसमें जड़ें टाइप की निकली होती है, ऐसे 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 ऐसे, इधर इस तरह से। एकदम बच्चों साथ साथ कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ आप लोग भी बनाइए, ठीक है ना? साथ साथ अगर आप लोग बनाते हैं अच्छे से आप बनाना सीख जाइए, क्योंकि ये न्यूरॉन भी महत्वपूर्ण है और ये भी लगभग हर एक बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी इम्पोर्टेंट समझ करके इसको नोट करिए बच्चों जल्दी। और ये पूछता भी है तो 5 नंबर में, कितने नंबर में पूछता है बच्चों? 5 नंबर में यह पूछा जाता है। चीजें क्लियर है कि कोई दिक्कत? उसके बाद 1 मिनट, इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों? इसको नीचे डाउन करते हैं। देखो डायग्राम जो है ना, मतलब आर्टिस्ट की बात करोगे ना, उसमें थोड़े से हम कमजोर हैं आप लोगों से, क्योंकि उतना बढ़िया डायग्राम हमसे नहीं बन पाता है। लेकिन प्रयास ये जरूर रहता है कि हर एक चीज बच्चों आपको हम डायग्राम के माध्यम से क्या करें? समझाने का प्रयास करें, ठीक है। और उम्मीद है कि समझा भी पाते हैं, क्योंकि ये कहना तो गलत है, सबसे बेहतर समझाते हैं। लेकिन इतना जरूर समझाते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे जरूर समझाते हैं कि आपको क्या होगा? चीजें समझ में आपकी आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो लगभग बच्चों ये हमारा न्यूरॉन बन करके क्या हो गया? अब तैयार होगा। ये हमारा न्यूरॉन जिसका एक तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, वह बन करके क्या हो गया बच्चों? अब तैयार हो गया, ठीक है। इसके कुछ इसमें अलग अलग बिंदुओं के कुछ नाम हैं जिसके बारे में विशेष चर्चा भी करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। देखो बच्चों, चलिए चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। इसके अगर हम बच्चों नाम की बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स के नाम हैं। जैसे इसे कहा जाता है बच्चों डेंड्राइट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो है ना छोटे छोटे निकले हुए, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्रा डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके नीचे बच्चों ये जो है ये साइटोन है। यही आवेगों का संचरण करने का कार्य करता है, ठीक है। यह हमारा क्या है? साइटोन है, साइटोन, ठीक है। साइटोन के नीचे बीचों बीच में जो आप पॉइंट ये देखते हैं बच्चों, ये केंद्रक है। इसे हम क्या कहते हैं? यह केंद्रक कहलाता है। इसे कहा जाता है कौन चीज? केंद्रक कहा जाता है। चीजें क्लियर है? इसके बाद बच्चों ये जो बीच वाला पाइपलाइन जा रहा है जिससे, इसको एक्सॉन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे एक्सॉन, एक्सॉन कहा जाता है। क्लियर है चीजें? इसके बाद ये जो यहाँ पर एक दो बिंदु टाइप का रहता है, यहाँ 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 ऐसे, इसको बच्चे श्वान कोशिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्वान कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? श्वान कोशिका कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद इस दोनों के बीच का जो ये जगह है ना, गैप है ना, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को रेनवियर का नोड्स कहते हैं। रेनवियर नोड्स, रेन वियर का नोड्स कहा जाता है। नोड्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? रेनवियर का नोड्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर होगी यहाँ तक। सबसे नीचे इसको एक्सॉन बल्ब कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब कहा जाता है, ठीक है। और इसको
इसको बच्चों सूत्र युग्मक, ये जो गांठ है बच्चों, इन गांठ को कहा जाता है सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन गांठ, इसे क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन गांठ या गांठें, ठीक है। एक्सॉन बल्ब, मेडुलरी, हाँ मेडुलरी बच्चों इसको कहा जाता है, ये जो है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी बोलते हैं, मेडुलरी, मेडुलरी। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह नामांकित चित्र जो है इनको आप आसानी से आप बना लेंगे परीक्षा में अगर आपसे पूछे तो। और बच्चों आपको कहा जाएगा कि न्यूरॉन का एक सचित्र वर्णन करिए, या कहा जाएगा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, दो ही बातें कहता है। अगर आपको नामांकित चित्र कहें तो क्या करेंगे, हम केवल इसका डायग्राम बनाएंगे और इन तमाम चीजों का नाम लिख देंगे, ये बना नामांकित चित्र। लेकिन अगर हमें कहे कि एक्सॉन का सॉरी न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करिए तो डायग्राम भी बनाएंगे, नाम भी लिखेंगे, और साथ ही साथ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में भी हमें क्या करना होगा बच्चों, सॉरी हाँ, इन तमाम चीजों के बारे में हमें क्या करना होगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि हर एक बात, हर एक पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो ये जो कार्य होता है बच्चों, ये जो कार्य होता है आवेगों का संचरण जो होता है ना, ये आवेगों का संचरण जंतुओं में होता है, क्या किसमें होता है, जंतुओं में। और अगर हम बात करें बच्चों जंतुओं में आवेगों के संचरण की ना, तो जब जंतुओं में आवेगों का संचरण होता है, मैसेज आया, मैसेज गया, इन तमाम चीजों को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो है हमारा मस्तिष्क। वो क्या है बच्चों, हमारा मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं। सबसे अगला जो पार्ट होता है ना, अगला भाग, इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम बात करें बच्चों मस्तिष्क की, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसकी, मस्तिष्क की, ठीक है। सबसे पहले मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क नियंत्रण करता है हर एक क्रियाकलापों पर। मस्तिष्क क्या करता है, नियंत्रण करता है हर एक कार्य पर, क्रियाकलापों पर, ठीक है। नियंत्रण करने का ये क्या करता है बच्चों, कार्य करता है, क्लियर है। और नियंत्रण ही नहीं, मस्तिष्क सारे चीजों को नियंत्रण तो करता ही, कंट्रोल तो करता ही। मैसेज को लिया, पहले मैसेज को ग्रहण करता है, आवेगों को, संदेशों को क्या करता है, वह ग्रहण करने का काम करता है, ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद उस पर मंथन करेगा कि आखिर इस आवेग को जो हम ग्रहण किए हैं ना, इस पर हमारी क्या अनुक्रिया होगी। अनुक्रिया करता है और उसके बाद जहां जहां उस आवेग की आवश्यकता है, जैसे मान कर चलिए हम बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने कोई जानवर, कुत्ता का बच्चा या बकरी का बच्चा आ गया, ठीक है। तो हमारा आंख उस चीज को देखा और आंख मैसेज पहुंचाया किसके पास, दिमाग के पास, कि देखो सामने कोई जानवर है। क्षण भर में ये काम होता है, ठीक। आप तो देखते ही ये कितना क्षण भर में ये काम होता है, नहीं होता है। तो वो मैसेज पहुंचाता है किसको, दिमाग को, कि देखो आगे कोई जानवर क्या है, ठीक है। अब आगे कोई जानवर ये मैसेज पहुंचा, अब दिमाग सोचेगा क्या करे, चढ़ा दे या रोक दे, दो ऑप्शन है, चढ़ा दे या रोक दे, ठीक है। दिमाग दोनों चीज सोचता है, पॉजिटिव निगेटिव। आप देखते क्षण भर में आपके मन में थॉट आएंगे कि अगर 5 लाख रुपए की जरूरत है तो क्या करे, चोरी डकैती बेईमानी करके भी तो आ सकता है, ऐसे करेंगे, मतलब खतरनाक खतरनाक बातें भी दिमाग में सोचना आप शुरू कर देते हैं। अब अनुक्रिया आप किस पर करते हैं, जो अच्छी बातें हैं वो आपको सोचने की जो क्षमता जो होती है ना बच्चों, वो भी किस में होती है, तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत ही होती है। और वो सोचने का भी कार्य जो होता है उसका भी नियंत्रण कौन करता है बच्चों, तो हमारा दिमाग ही करता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो दिमाग यानी मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। मस्तिष्क क्या है बच्चों, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कोमल अंग होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कोमल अंग होता है। अगर हम इसके वजन की बात करेंगे तो लगभग ये 1.5 kg का होता है। लगभग यह कितना का होता है, 1.5 kg, यानी कि लगभग 150 kg, वैसे 1600 ग्राम के आसपास माना जाता है, ठीक। अब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है लगभग कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। चलिए, अब हम मस्तिष्क की अगर बात करें बच्चों, तो हमने आपको कहा कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं, पहला को बच्चों क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा जो भाग आता है उसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसको पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अग्र मस्तिष्क इस भाग को कहते हैं, आगे वाले कपाट वाले भाग को।
मध्य मस्तिष्क इस बीच वाले पोर्शन को इसको कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क ये पीछे वाला, जहाँ पर कहा जाता है कि छोटा दिमाग है, यहाँ नहीं मारना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर चीजें कि कोई दिक्कत? आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें स्पष्ट रूप से क्या हो रही है, समझ में आ रही है। देखिए मस्तिष्क का अगर कोई आपसे कार्य पूछे तो सबसे पहला कार्य इसका क्या होता है? आवेगों को ग्रहण करना। सबसे पहले यह आवेग को क्या करता है? ग्रहण करता है। आवेगों को ग्रहण करने का कार्य होता है। ग्रहण करने के बाद ग्रहण किए गए आवेगों पर अनुक्रिया करना, कि आखिर उसके साथ क्या कार्य होगा। अनुक्रिया करेगा, सोचेगा कि क्या करे, इसके अनुसार काम करें कि ना करें, अगर इसके अनुसार हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करना है। ठीक है, उस पर अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करने के बाद ठीक है, विभिन्न आवेगों का सहबंधन या उन्हें उसकी गंतव्य स्थानों तक ना मैसेज के अनुसार कार्य करेगा, और गंतव्य स्थानों तक उसको क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये 3-4 कार्य होते हैं हमारे मस्तिष्क के। कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि मानव को ना सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सारी की सारी चीजें कहाँ मौजूद होते हैं? उसी मस्तिष्क में मौजूद होते हैं। क्लियर है चीजें यहाँ तक की कोई दिक्कत? चलिए, और बच्चों आप जानते हैं कि न्यूरॉन में ना आवेगों का संचरण, ये जो न्यूरॉन है इसमें आवेगों का संचरण होता है, और आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ पर होता है, और जिस निश्चित पथ पर आवेगों का संचरण होता है उस पथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्लियर है कि कोई दिक्कत? चलिए, लगभग आपकी अगर हम बात करें बच्चों तो ये चैप्टर यहाँ तक क्या होती है? समाप्त होती है। हालांकि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका कुछ छूट भी गया हो। ऐसे हमने प्रयास किया है कि लगभग जो भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन तमाम इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करें। अगर आपको कुछ छूटा हुआ लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर के आया जाएगा या पार्टिकुलर क्लास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों।